मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड डे के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम देख रहे थे पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान। अब तक हम लोग 3 सोपानों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हमने उद्देश्य आधारित पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान को देख चुके हैं। हम लोग अधिगम, अनुभव और विषय वस्तु चयन के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण के सोपानों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं अब कि अधिगम, अनुभव एवं विषय वस्तु हस्तांतरण सोपान। अधिगम, अनुभव व विषय वस्तु हस्तांतरण। ठीक है ना। अधिगम, अनुभव एवं विषय वस्तु हस्तांतरण इस सोपान के अंतर्गत के पाठ्यक्रम का निर्माण इस आधार पर किया जाना चाहिए कि जो अधिगम, अनुभव है और विषय वस्तु है उसका हस्तांतरण बालकों तक कैसे किया जाए, क्योंकि सही तरीके पाठ्यक्रम अगर सही ढंग से निर्मित होता है या पाठ्यक्रम इस तरह से निर्मित किया जाए जिसमें कि हर विषय वस्तु को सुगमता पूर्वक छात्रों तक हस्तांतरित किया जा सके, वही पाठ्यक्रम श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम के निर्माण में अधिगम, अनुभव और विषय वस्तु का हस्तांतरण कैसे हो, इस नियम का भी पालन किया जाना चाहिए। उसमें किस तरह से पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो इसमें है वह है शैक्षिक उद्देश्यों का हस्तांतरण। शैक्षिक उद्देश्यों का हस्तांतरण यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों का हस्तांतरण पाठ्यक्रम का निर्माण इस तरह से किया जाए कि बालकों तक शैक्षिक जो उद्देश्य लेकर हम जिन पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं वह उद्देश्य पूर्ण हो सके, यानी कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो सके। पाठ्यक्रम का निर्धारण हम इस दृष्टिकोण से करेंगे, अर्थात उसमें विषय वस्तु इस तरह से चयन करेंगे जो उद्देश्य की पूर्ति होती हो और अधिगम, अनुभवों का चयन भी इस तरह से करेंगे जिनसे कि उन उद्देश्यों की पूर्ति करना संभव हो सके। और फिर बाद में कक्षा कक्ष के अंतर्गत उनका किस तरह से प्रभावी उपयोग किया जा सके जिससे कि सुगमता पूर्वक उद्देश्यों का हस्तांतरण हो सके। फिर बाद में शिक्षण विधियों में अंतरण, शिक्षण विधियों अंतरण। ठीक है ना। तो यानी कि शिक्षण विधियां भी इस तरह से ली जाए कि जिससे कि विषय वस्तु का हस्तांतरण सरलता से और सुगमता से हो सके, यानी कि शिक्षण विधियों का भी इस तरह से वहां पर चुनाव किया जाना चाहिए जो कि विषय वस्तु का हस्तांतरण, अधिगम, अनुभव प्रदान करने में सरल हो सके। अगला चीज है शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री भी इसी आधार पर इस चीज को ध्यान में रखकर तय की जानी चाहिए जिससे कि हस्तांतरण सरल और सुगम हो सके, अर्थात कि हस्तांतरण की प्रक्रिया को बिना बाधित निरंतर रूप से चलते रहने में अधिगम सामग्री किस प्रकार से सहयोग कर सकती है, ऐसी ही अधिगम सामग्री का चुनाव वहां पर किया जाना चाहिए। फिर है मानसिक विकास। मानसिक विकास, मानसिक विकास अगर सरल बालक का अच्छा है, मतलब कि एक उत्तम उच्च उसका मानसिक विकास बालक का होता है तो हस्तांतरण भी उतना सरल हो जाता है। इसीलिए पाठ्य वस्तु के अंतर्गत वह समस्त क्रिया, प्रतिक्रिया या वह समस्त क्रियाएं या वह सभी तथ्य उपस्थित होने चाहिए जो बालक की मानसिक विकास में सहयोग प्रदान कर सके। जब बालक का मानसिक विकास अच्छा होगा तो विषय वस्तु का हस्तांतरण स्वतः ही सुगमता पूर्वक हो जाता है। इसीलिए पाठ्यक्रम निर्धारण में इस बात को ध्यान में रखा जाए कि मानसिक विकास की प्रक्रिया के समस्त अवसर वहां पर उपलब्ध होने चाहिए। अगला है ज्ञान की व्यापकता।
ज्ञान की व्यापकता, यानी कि ज्ञान की व्यापकता होनी चाहिए। कम समय में अधिक ज्ञान बालक को किस तरह से सुगमता पूर्वक हस्तांतरित किया जा सकता है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। अर्थात जो इस सोपान के अंतर्गत है कि जब हस्तांतरण की बात आती है तो इस तरह से हस्तांतरित किया जाए कि व्यापक ज्ञान बालक तक पहुंच सके, संकुचित या कम मात्रा का मतलब जो है वो बालक तक ना पहुंचे। क्योंकि अगर हमारी सही ढंग से पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं होता है तो ज्ञान की व्यापकता का बिंदु कहना चाहिए प्रश्न चिन्ह लग सकता है, क्योंकि अधिक ज्ञान हम बालक तक अधिक समय में कम ज्ञान प्रस्तुत कर पाते हैं। और अगर सही ढंग से बनाया जाता है, इन सोपानों को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाता है, तो कम समय में अधिक ज्ञान बालक तक सुगमता पूर्वक सरलता पूर्वक हस्तांतरित किया जा सकता है। हस्तांतरण का मतलब केवल समझा देना मात्र नहीं होता है। हस्तांतरण का मतलब कि वह चीज बालक को समझ में आ जानी चाहिए, वह अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना सीख जाना चाहिए। अर्थात कि वह किसी भी विषय वस्तु का हस्तांतरण तभी संभव है जब उसको व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना सीख ले। इसीलिए ज्ञान की व्यापकता का जो तत्व है वह महत्वपूर्ण तत्व है। और फिर अंतिम बात है गुणों का अंतरण। यानी कि बालक में गुणों का विकास संभव हो सके, ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला जो सोपान है इसमें वह है मूल्यांकन। मूल्यांकन के बिना किसी भी कार्य की सफलता संभव नहीं है। तो मूल्यांकन की बात जब आती है तो पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, उसमें मूल्यांकन पद्धतियां या मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि पाठ्यक्रम की उपयोगिता, पाठ्यक्रम की सफलता, उद्देश्यों की प्राप्ति, इन ये सब का पता हमें कब चलता है, जब हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के बिना हमें सफलता या सफल परिणामों की जानकारी या ज्ञान कितना प्राप्त हुआ है नहीं हुआ है, इस चीज को हम समझ नहीं पाते। इसीलिए मूल्यांकन का होना बहुत अनिवार्य। और मूल्यांकन में जो सबसे पहला है उद्देश्यों का मूल्यांकन। उद्देश्यों का पाठ्यक्रम निर्माण में अगला जो सोपान है वह मूल्यांकन। और मूल्यांकन में उद्देश्यों का मूल्यांकन सबसे पहले होना चाहिए कि उद्देश्य की पूर्ति हुई है या नहीं। अर्थात पाठ्यक्रम निर्माण करते समय उद्देश्यों को की पहचान, उद्देश्यों की प्राप्ति की पहचान करने के लिए मूल्यांकन के समस्त संभावनाएं वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए। फिर बाद में अधिगम मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन कि बालक ने कितना सीखा और नहीं सीखा, वो आम रूप से हम लोग जो मूल्यांकन करते हैं वही चीजें। फिर शिक्षण विधियों का मूल्यांकन। शिक्षण विधि है ना, शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, क्योंकि जिस शिक्षण विधि से जो प्रकरण पढ़ाया गया है, अगर अधिकांश या औसत से अधिक छात्रों ने उस चीज को बहुत सरलता से समझ लिया है, अर्थात कि वह शिक्षण विधि उपयोगी है। और यदि अधिकांश छात्र उसे नहीं समझ पाते, इसका मतलब वह शिक्षण विधि अनुपयोगी है। यानी कि शिक्षण विधि के मूल्यांकन की भी समस्त संभावनाएं वहां पर होनी चाहिए। यानी किसी को कहानी विधि से पढ़ाया गया तो उस विषय से संबंधित प्रश्न वहां होना चाहिए। अगर उसका छात्र उत्तर दे देते हैं, अर्थात वो कहानी विधि सफल रहे, और नहीं दे पाते, इसका मतलब छात्रों को उस कहानी विधि के माध्यम से वो विषय वस्तु समझ में नहीं आई। इसीलिए शिक्षण विधियों का मूल्यांकन भी इसमें होना चाहिए। फिर बाद में छात्र के स्तर। छात्र के स्तर का मूल्यांकन कि छात्र ने जैसे कि ज्ञान को अर्जित किया, कितना प्रतिशत वो ज्ञान को समझ पाए। यानी कि किसी विषय वस्तु को उसने 60% अर्जित किया है, कोई बच्चा 10% अर्जित कर पाता है, कोई 90% अर्जित कर, यानी कि एक स्तर के मूल्यांकन, स्तर का पता लगाने के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के स्तर का निर्धारण करने के लिए भी मूल्यांकन, यानी कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत छात्र के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए, छात्र के स्तर का पता लगाने के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन की समस्त संभावनाएं या उसमें प्रक्रियाएं सम्मिलित होनी चाहिए। फिर बाद में मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास। मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास
मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास यानी कि यहाँ पर एक मूल्यांकन जो किया जाता है उसमें नवीन जो एक परंपरागत तरीके से मूल्यांकन किया जाता है उसमें बालक रुचि नहीं लेंगे या कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया आएगी तो हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये एक मूल्यांकन, जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया का भी मूल्यांकन किया जाता है जिससे कि उसमें नवीनता लाने के जो प्रयास करना संभव हो पाता है। इसीलिए मूल्यांकन प्रक्रिया के विकास के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। फिर बाद में है मूल्यांकन की सार्वभौमिकता। मूल्यांकन की सार्वभौमिकता यानी कि मूल्यांकन की सार्वभौमिकता से तात्पर्य यहाँ हो गया कि संपूर्ण जितना भी है उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, यानी कि हर क्षेत्र में हर जगह हर तरह से किस तरह से मूल्यांकन होते रहना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा सतत चलने वाली क्रिया है, निरंतर चलती है। तो जब शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो मूल्यांकन भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आया। उसमें सार्वभौमिकता की बात इससे बात को स्पष्ट करती कि मूल्यांकन जो है वो सर्वत्र सभी का सर्वत्र मूल्यांकन की संभावनाएं उपलब्ध होनी चाहिए। पाठ्यक्रम इस तरह के सार्वभौमिक स्वरूप मूल्यांकन का उसमें होना चाहिए। अंतिम बातें, मूल्यांकन अनुभवों का समावेश। मूल्यांकन का मूल्यांकन अनुभवों का समावेश है ना। यहाँ पर मूल्यांकन अनुभवों का समावेश भी जो अनुभव है उनको वहां पे उपयोग में लाया जाना चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम निर्धारण करते समय मूल्यांकन के इन्हीं सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन की प्रक्रिया को वहां पर सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे कि छात्र का मूल्यांकन हो सके, शिक्षण प्रक्रिया का हो सके, विषय वस्तु का हो सके, शिक्षण विधि का हो सके, मूल्यांकन प्रक्रिया का भी मूल्यांकन हो सके, मूल्यांकन के सार्वभौमिक स्वरूप का निर्धारित करने की प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त हो सके। अर्थात मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी एक सशक्त होना अनिवार्य है। इसीलिए पाठ्यक्रम निर्माण में इसका इस सोपान पे भी ध्यान दिया जाना अनिवार्य है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात समझ में आई होगी। इसी आधार पर आपको प्रश्न करना है। पाठ्यक्रम निर्माण के सोपानों को समझाइए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, मुंह पर मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।